वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज पावर। तो आज हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर एम स्टैंड फॉर इन सी एम बाई के कलर मॉडल। तो जो सी एम बाई के कलर मॉडल होता है उसमें जो एम है वो स्टैंड करता है मजेंटा के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसी के साथ साथ जो सी होता है वो सियान, एम से मजेंटा, बाई से येलो और के से की कलर होता है की। और की कलर में मोस्टली ब्लैक कलर का यूज किया जाता है, ब्लैक कलर। तो इस बात का ध्यान रखना। उसी के साथ साथ जो सी एम वाई के कलर मॉडल होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो आर जी बी कलर मॉडल होता है, आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू, वो डिजिटल डिजिटल वर्क के लिए उसका यूज किया जाता है। तो इनको भी ध्यान में रखना। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग के लिए कौन सा कलर मॉडल यूज होता है और डिजिटल वर्क के लिए कौन सा कलर मॉडल यूज होता है। तो सी एम वाई के प्रिंटिंग के लिए यूज होता है और आर जी बी जो है वो डिजिटल वर्क के लिए यूज किया जाता है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग सीपीयू स्पीड। तो इनमें से वो कौन सी यूनिट है जो सीपीयू की स्पीड को मेजर नहीं करती है। तो सीपीयू की स्पीड जो होती है वो अलग अलग तरीकों से मेजर की जाती है और अलग अलग यूनिट्स में मेजर की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर था, जो नहीं करती है वो नहीं करती है ट्विप्स, TWIPS। सबसे पहले आता है फ्लॉप्स। तो फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशनल पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड ये सीपीयू की जो परफॉर्मेंस होती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करता है फ्लॉप्स। इस बात का ध्यान रखना। सीपीयू की जो उसकी जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करते हैं फ्लॉप्स। गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड होती है उसको मेजर करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है और कॉमनली यही इसका जो है वो सीपीयू की स्पीड को मेजर करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी यूनिट है जो सीपीयू की स्पीड को मेजर करती है तो आपका आंसर होगा गीगाहर्ट्ज, और यहाँ पर मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में। तो कॉमनली यही है जो सीपीयू की स्पीड को मेजर करती है। इसके अलावा कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स करते हैं। और जो MIPS होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, वो सीपीयू की जो रो प्रोसेसिंग पावर होती है उसको मेजर करता है। रो प्रोसेसिंग पावर को मेजर करता है MIPS, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फिर उसके बाद आता है टिप्स। टिप्स जो है वो पिक्सल से रिलेटेड ही है। तो जैसे पिक्सल स्क्रीन से रिलेटेड है तो टिप्स भी स्क्रीन से रिलेटेड है, जो हमारी डिस्प्ले होती है उससे। तो ट्विप्स जो होता है वो एक स्क्रीन इंडिपेंडेंट यूनिट है, स्क्रीन इंडिपेंडेंट यूनिट। और जो पिक्सल होता है वो स्क्रीन डिपेंडेंट यूनिट है। इस बात का ध्यान रखना। स्क्रीन इंडिपेंडेंट यूनिट ट्रिप्स आएगा और स्क्रीन डिपेंडिंग यूनिट जो आएगी वो पिक्सल आएगा। अब जो 1 पिक्सल होता है वो 15 टिप्स के बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखना। 1 पिक्सल इज इक्वल टू 15 टिप्स के बराबर होता है। तो इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कैट 5, कैट 6 एंड कैट 7 आर द टाइप ऑफ। तो जो कैट 5, 6 और 7 है ये यूटीपी केबल्स के टाइप्स हैं, यानी कि अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। तो जो अनसेल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं ये उसके टाइप हैं, कैट 5, कैट 6, कैट 7। और उसी के साथ साथ जो फाइबर केबल है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो असेंबली होती है वो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल केबल्स यूज होते हैं उसी की तरह सेम होती है, लेकिन इसमें क्या कंटेन रहता है, 1 और मोर ऑप्टिकल फाइबर। तो एक और एक से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर इसमें रहते हैं जो कैरी करते हैं लाइट को, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो लाइट की फॉर्म में किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। फिर है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में आपका ब्लूटूथ आ गया और वाईफाई आ गया। फिर है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल वो केबल होती है जो हमारे घरों में जो हमारा डिश एंटीना होता है उससे जो एक केबल आती है हमारे सेट टॉप बॉक्स तक। और पहले जो केबल आती थी हमारे घरों में जो टीवी के साथ कनेक्ट की जाती थी और अलग अलग चैनल हम उसमें देखते थे, तो वो जो केबल आती थी उस केबल को कहा जाता था कोएक्सियल केबल, क्योंकि उसमें कोएक्सियल केबल में एक सिंगल कॉपर की वायर होती है, सिंगल। तो इस बात का ध्यान रखना। ये थे। और यूटीपी केबल के साथ साथ एक और आता है एसटीपी। तो ये थी
अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर और ये होती है सिल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, सिल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। और इनमें डिफरेंस ये है कि जो यूटीपी केबल होती है इसमें जो ग्राउंड केबल होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ग्राउंड केबल रिक्वायर्ड नहीं होती है यूटीपी केबल में, लेकिन एसटीपी केबल में ग्राउंड केबल जो अर्थिंग के लिए केबल यूज होती है वो रिक्वायर्ड होती है, उसका होना ज़रूरी है एसटीपी में, और यूटीपी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। फिर नेक्स्ट है विच कनेक्टर आर यूज विद यूटीपी केबल। तो जो अनसिल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उनमें जो कनेक्टर्स का यूज किया जाता है वो होता है RJ45। इस क्वेश्चन का आंसर है RJ45। और RJ इसमें जो है वो है रजिस्टर्ड जैक 45। इसी के साथ साथ RJ11 भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर 45 का यूज किया जाता है। और फिर है BGA यानी कि वीडियो ग्राफिक एरे। तो वीडियो ग्राफिक एरे जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं उसमें जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर से जो CPU तक केबल जाती है एक, उसे कहा जाता है BGA केबल, वीडियो ग्राफिक एरे। लेकिन अब BGA केबल को रिप्लेस कर दिया गया है HDMI केबल से, जो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है उससे अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना, BGA केबल को किससे रिप्लेस किया गया है, HDMI से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर है BNC यानी कि वायोनेट नील कंसीलमेंट, और समटाइम इसको ब्रिटिश नेवल कनेक्टर भी कहा जाता है। वायोनेट नील कंसीलमेंट और समटाइम ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। तो जो ये BNC होते हैं, ये जो कनेक्टर होते हैं, इनका यूज किया जाता है। जो ये कोएक्सियल केबल है, इस कोएक्सियल केबल को जो ईथरनेट पोर्ट आता था उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए इस BNC कनेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन एंड सेशन लेयर इन ISO OSI नेटवर्क रेफरेंस मॉडल। तो जो OSI मॉडल है इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वहां पर आप जाके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा कि OSI मॉडल क्या है और उसमें कौन सी लेयर क्या काम करती है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो जो एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर के बीच जो लेयर आती है वो आती है प्रेजेंटेशन लेयर। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके अच्छे से आप उसको समझ सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशन और सेशन लेयर के बीच में आती है। फिर है HTTP ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ नेटवर्क। तो जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो किस लेयर में ऑपरेट किया जाता है, नेटवर्क की कौन सी लेयर में उसको ऑपरेट किया जाता है। तो जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर में उसको ऑपरेट किया जाता है। जो नेटवर्क की एप्लीकेशन लेयर है OSI मॉडल की, उसमें HTTP को, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ऑपरेट किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज रिजर्व्ड फॉर प्राइवेट यूज एंड इज नॉट अलाउड टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट। तो जो कौन सा IP एड्रेस है जो प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो ऐसे और भी IP एड्रेस हैं जो मैं आपको MCQs वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो प्राइवेट IP एड्रेस है जो रिजर्व है, तो वो है ऑप्शन ए 192.168.1 एंड 91। तो जो ये IP एड्रेस है ये प्राइवेट यूज के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSM, LTE और CDMA आर विच टेक्नोलॉजी। तो ये सभी जो है वो सेल्युलर टेक्नोलॉजी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सेल्युलर टेक्नोलॉजी। GSM ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर आता है CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि एक सिंगल चैनल वाला नेटवर्क होता है। और जो पहले के मोबाइल में आपको देखने को मिला होगा CDMA मोबाइल होते थे, जिनमें जिस कंपनी का वो मोबाइल होता था उसी की सिम उसमें वर्क करती थी। तो मेरे को जो याद है वो है टाटा इंडिकॉम। जो टाटा इंडिकॉम के मोबाइल होते थे उसमें सिर्फ टाटा इंडिकॉम की ही सिम काम करती थी, अदर नेटवर्क पर वो काम नहीं करती थी, यानी कोई दूसरी सिम अगर उसमें डाल दें तो वो वर्क नहीं करता था। तो CDMA जो होता है वो सिंगल चैनल यानी कि एक ही नेटवर्क पर काम करता है, जो उसके लिए पर्टिकुलर नेटवर्क बनाया गया है। तो ये है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फिर आता है ब्लूटूथ जो होती है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है और ये नियर बाय कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। वाईफाई आती है वायरलेस फिडेलिटी। फिर उसके बाद है NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका ध्यान रखना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन।
तो जो NFC होता है इसका जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट में किया जाता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं वो कॉन्टैक्टलेस आ रहे हैं, यानी कि उनमें एक सेंसर लगा होगा जो आपको जो स्वाइप मशीन है उसमें उसको स्वाइप ना करते हुए उसके जस्ट उसके पास लेके जाना है और वो मशीन उसको स्कैन कर लेगी, यानी कि उसमें क्या है NFC है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो उनमें आज इसका कॉमनली यूज हो रहा है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। तो इसका ध्यान रखना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री और ओपन सोर्स है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इसका राइट आंसर है लिनक्स। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये फ्री है, कोई भी इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, इसमें कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं है। तो इसका राइट आंसर है लिनक्स। उसी के साथ साथ है यूनिक्स। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल का। नेक्स्ट है अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। तो जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है उसे कहा जाता है प्रोसेस, यानी कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। प्रोसेस हो रहा है यानी कि CPU जो है उस प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है, उस डेटा को वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये मतलब प्रोसेसिंग का। तो उसी के साथ साथ आते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, तो जो स्क्रिप्ट अ सेट ऑफ कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम और द एप्लीकेशन, यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है वो एक तरह का कमांड्स का सेट होता है जो एग्जीक्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखना, स्क्रिप्ट क्या है, कमांड्स का सेट होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा यानी कि प्रोसेस करेगा और एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करेगी, तो ये है स्क्रिप्ट। उसके बाद आता है थ्रेड। थ्रेड यानी कि थ्रेड जो होता है वो प्रोसेसर को अलाउ करता है कि वो परफॉर्म करे मल्टीपल टास्क को। थ्रेड क्या करता है, अलाउ करता है, यानी उसकी प्रोसेसर की हेल्प करता है एक तरीके से कि वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके एक ही समय में, ताकि जो हमारे टास्क हैं वो फास्ट हो सके, जो भी प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो सके और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। तो थ्रेड क्या करते हैं, CPU की मदद करता है, यानी कि जो भी छोटे मोटे काम हो गए वो थ्रेड अपने पास रख लेगा और जो कोई बड़ा काम चल रहा होगा, जैसे कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर, तो वो उसको एक CPU, तो इस तरह से क्या होता है, CPU की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। फिर है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। जब भी हम किसी एप्लीकेशन जिस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो उसमें हम कुछ भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो हमें रिजल्ट दिखता है तो हम उसको देखकर फील कर सकते हैं कि हाँ ये सॉफ्टवेयर है और ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडो इट इज मूव टू। तो जब भी विंडो में कोई फाइल डिलीट होती है तो वो मूव होती है रिसाइकल बिन में, ये आप सभी को पता होगा। और अगर कोई गलती से हमसे कोई फाइल डिलीट हो जाए तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी और वहाँ से हम उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए रिसाइकल बिन हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है कि अगर गलती से कोई भी फाइल हमसे डिलीट हो जाए तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अलाउड इन अ फाइल इन विंडोज। विंडोज में हमें जो भी हम किसी फाइल का नेम देते हैं उसमें जो हमें विंडो जो है अलाउ नहीं करती किन कैरेक्टर्स के लिए, कि हम नेम की जगह उन कैरेक्टर्स का यूज करें तो विंडो उसके लिए अलाउ नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक का यूज हम नहीं कर सकते हैं किसी भी फाइल का नाम रखने के लिए। उसी के साथ साथ आते हैं जो डबल कोट्स होते हैं वो नहीं रख सकते, जो लेस देन और ग्रेटर देन होते हैं वो नहीं रख सकते और क्वेश्चन मार्क नहीं रख सकते हैं। तो इनका भी ध्यान रखना, एस्ट्रिक हो गया, ये डबल कोट्स हो गए, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, और जो फाइल नेम है वो एंड नहीं होना चाहिए पीरियड के साथ। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं और हमने लास्ट में पीरियड लगाई तो वो भी नहीं होना चाहिए, और ना ही स्पेस होना चाहिए। एंड जो होगा फाइल नेम जो एंड होगा वो पीरियड और स्पेस के साथ एंड नहीं होना चाहिए, तो विंडो उसके लिए भी अलो नहीं करेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। फिर है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो। तो विंडो में अगर रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है शॉर्टकट की से तो उसका जो
सिंपल सी शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस आर। जो विंडो की होती है, यानी जिस की पर विंडो का लोगो बना होता है उसे कहा जाता है विंडो की, विंडो लोगो की। और उसको प्रेस करके हम एक साथ आर दबाते हैं, तब रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और इसी के साथ साथ जो विंडो लोगो की प्लस यू है, जब हम विंडो की और यू प्रेस करते हैं तो हम सेटिंग में चले जाते हैं, डिस्प्ले की सेटिंग में, और डिस्प्ले की सेटिंग ओपन होती है इस शॉर्टकट की के द्वारा। तो इसका भी ध्यान रखना, विंडो विंडो की प्लस यू, तो डिस्प्ले की सेटिंग ओपन होती है। इसके अलावा मैंने ये दोनों ट्राई करके देखे तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ विंडो में। नेक्स्ट है विच ऑफ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडो 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। तो जो फ्रेश विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा वो हमें देखने को मिलेगा एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर है क्रोम जो कि गूगल का है, सफारी जो एप्पल का है, और मोजिला फायरफॉक्स जो है वो मोजिला फाउंडेशन का वेब ब्राउज़र है, और ये एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रन स्निप एंड स्केच टूल इन विंडो 10। तो विंडो 10 में अगर स्पिन एंड स्केच टूल को ओपन करना है शॉर्टकट की के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है शिफ्ट की प्लस विंडो की प्लस एस की। तो जब आप ये प्रेस करोगे तो आपके सामने स्पिन एंड स्केच टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ साथ जब शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस किया गया तो सेव एज जो बॉक्स होता है फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज, तो वो ओपन हुआ। और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस एस जब मैंने ट्राई किया तो भी सेव एज जो बॉक्स होता है वो ही ओपन हुआ। यानी कि जैसे ये फाइल ओपन है तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एस सेव करता हूँ और शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही ओपन हो रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।